हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम विजेश मिश्रा पीजीटी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल आयो पढ़ो। बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी। प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट एयर टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं और उसके बाद जब जाके हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें बेटा आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें कितने स्टेप यूज होते हैं? 6 स्टेप यूज होते हैं, यानी कि 6 हमें 6 प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करने के बाद तब जाके हमें अपना डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है? कोई भी एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वैक्सीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे प्लीज ध्यान से देखें। पहले नंबर पे आइसोलेशन। इसमें आइसोलेशन बस खाली मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली अच्छे से याद हो जाए। सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है कटिंग, थर्ड पर है एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ है इंसर्शन, फिफ्थ पर है ऑब्टेनिंग और सिक्स्थ पर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेटा जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन का मतलब क्या है? इसमें ये मतलब है कि जो आपका डीएनए है उसको आप किस तरह से सेपरेट आउट कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से। कोई भी एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसके आप डीएनए को लोगे, आप उसमें से निकालोगे नहीं निकालोगे? तो वही चीज़ की बात हो रही है कि आइसोलेट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है कि जब आप उस डीएनए को निकाल के अलग कर दोगे फिर उसको आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू उसको यूज करके उसके स्पेसिफिक लोकेशन पे आप उसे कट करोगे, उसी स्टेप को बोलते हैं कटिंग। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि आप मान लो आपने उसके 5 पीसेस निकाले हैं। ठीक है, अब आपको उस जीन को इतना एम्पलीफाई करना है कि उसके आपको 1000 पीस चाहिए, 2000 पीस चाहिए या फिर 1 मिलियन पीस चाहिए। वो कैसे ही होगा? एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसको एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। आप फिजिक्स में भी ये वर्ड पढ़ेंगे, एम्पलीफिकेशन पढ़ेंगे आप इसे। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? हम उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे उसके अमाउंट को। वो कैसे करेंगे? एक टेक्नोलॉजी होती है पीसीआर। क्या होती है? पीसीआर। आपने पीसीआर अब तक सुना होगा। पीसीआर वैन जो होती है, पुलिस कंट्रोल रूम वाली जो वैन होती है, पीसीआर वैन जिसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आरडीटी के अंदर पीसीआर का मतलब कुछ और होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जैसे पीजीआई में भी पीसीआर टेक्निक को यूज करके कोरोना पेशेंट का चेकअप किया जा रहा था। ठीक है, पीसीआर में क्या होता है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसको इतना एम्पलीफाई कर देंगे ताकि अगर वो कहीं हिडन भी होगा आपकी बॉडी में तो उसके जैसे मान लो एक ही नंबर है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, शो नहीं होगा आपके ब्लड टेस्ट में। तो उसको हम इतना एम्पलीफाई कर देंगे कि उसके 1 से 100, 10 पीस, 10 से 100, 100 से 1000 तब तो दिखाई देगा ना। इसीलिए उसको पीसीआर के थ्रू क्या किया जाता है? एम्पलीफाई किया जाता है, उसके नंबर इंक्रीज किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो कि अभी मैं सबको नहीं समझाऊंगा, बस खाली इसको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब आता है फोर्थ इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? आप उसमें फॉरेन डीएनए को आपने पहले आइसोलेट कर लिया कोई भी एक सेल से, फिर दूसरा उसको आपने कट कर दिया, फिर उसके नंबर बढ़ा दिए। आप क्या करेंगे? आप उसको आप अब जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट में या सेल में या ऑर्गेनिज्म में। आए बात समझ में? आरडीटी में यही तो होता था ना, इंटीग्रेट करेंगे आप उसे। फिर उसके बाद जो 5th पॉइंट आता है, ये आता है ऑब्टेनिंग। जब आप उसे जोड़ देंगे और डीएनए को कंबाइन कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन चुका होगा, अब बारी आती है जो आपने बीज बोया था उससे पेड़ बना दिया, पेड़ बनाने के बाद अब फल लेने की, उसका कितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है देखने को। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑब्टेनिंग ऑफ द जीन प्रोडक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में ये ऐसे टॉपिक है। तो जीन प्रोडक्ट क्या है कि जो भी आपने जीन को एम्पलीफाई करके उसमें इंटीग्रेट करवाया है, अब उसके कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो वो अब आपको उससे मिलने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब 6 पॉइंट है, और ऑब्टेनिंग वाले में जो जीन प्रोडक्ट है वो क्या होता है? उसमें यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? उसमें मशीन टाइप की होती है, उसमें आप अपने जितने भी जीन प्रोडक्ट वाले जो होते हैं जैसे एंजाइम वगैरह सब कुछ डाल के उसमें कर देते हैं, और फिर उसमें स्टीरर मेथड में अभी डीप में जाऊँगा बाद में, थोड़ा जनरल नॉलेज ले लो। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसे करने के बाद फोम स्टीरर ब्रेकर वगैरह होते हैं, और फिर आपका एक पूरा कंटेनर में आपका एंजाइम हो या प्रोटीन हो डिजायर्ड, वो बन जाती है। अब बात आती है 6। आप इसे इस तरह से समझें
ये किसी भी फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, बन जाने के बाद सब कुछ, तो फाइनल स्टेज में जाने से पहले उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है उसका, ठीक है। तो जब चेक किया जाता है तो उसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 स्टेप यूज होते हैं। कौन से? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 चीज़ें यूज होती हैं, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अब आप उस बायोरिएक्टर में से निकाल के उस सबको अलग अलग करेंगे अपने हिसाब से और फिर उसे प्योरीफाई करेंगे बाहर भेजने से पहले, ठीक है। आप मान लो एकदम फाइनल प्रोडक्ट, अब जब उसे मार्केट में लाएंगे या कहीं उसे आप जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे पहले उसको क्या करना होता है, बायोरिएक्टर में से निकालोगे नहीं निकालोगे, तो फिर उसको बायोरिएक्टर तो एग्जाम्पल है, ऐसे ही करके आप उसको सेपरेट आउट करेंगे पूरे अपने मटेरियल को, प्रोडक्ट को, और फिर आप उसे क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गया होगा। 6 स्टेप, आइसोलेशन, कटिंग। कटिंग के बाद क्या था? कटिंग के बाद क्या था बेटा? एम्प्लीफिकेशन। फिर क्या था? इंसर्शन या इंटीग्रेशन। फिर क्या था? ऑब्टेनिंग, जो आपका जीन प्रोडक्ट है वो, और फिर उसके बाद है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि 6th स्टेप है, सबसे फाइनल स्टेज होती है। लेकिन इतना करने के बाद हम फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, जो फर्स्ट हमें ये पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। मैं इसे यहाँ से रब कर देता हूँ। अब बात आती है, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अब आएगी बात मुद्दे पे। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कि जेनेटिक मटेरियल को अब आइसोलेट करना है डीएनए को कैसे। आप इतना आसान मत समझिए इस काम को कि बहुत जल्दी आसानी से ये आप उसे आइसोलेट कर लेंगे। आप ये सोचिए आपके अंदर जो सेल में जो डीएनए पड़ा हुआ है उसे निकालोगे कैसे? तुरंत तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके सेल वॉल है, अगर प्लांट के केस में, नॉर्मल हम लोगों में तो एनिमल टिश्यू में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो उनको कैसे भी करके उसे डाइजेस्ट करेंगे। सेल की लेयर की, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बात की है, उनको डाइजेस्ट करेंगे। प्लांट के केस होगा तो सेल वॉल हटाएंगे, बैक्टीरिया केस होगा तो भी सेल वॉल हटेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन हटेगी उसकी। हटने के बाद फिर आप पहुंचेंगे न्यूक्लियस तक, ठीक है। इससे पहले आपको सेल का डाइजेशन करना होगा, तो उसमें सब अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको इतना भी पता होगा, खाली सेल में आपका डीएनए ही होता है क्या? नहीं होता ना। उसमें क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या, आपका डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, सॉरी, ठीक है। अब आप इनको सबसे कैसे अलग करके, बस खाली आपको प्योर डीएनए चाहिए, इनमें से किसी भी चीज़ का मिक्सअप नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? खाली और खाली प्योर डीएनए चाहिए। आप इनका फालतू चीज़ों को लेकर क्या करेंगे, तो इसलिए आप इनको सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आपको समझ में आया आपकी बॉडी में क्या क्या मिलता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिससे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके सेल को डाइजेस्ट किया जा सके। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या है कि हम उसमें अंदर जो उसकी लेयर है उसको, जैसे कि हमारे सेल है, तो ये हम इसको पेनिट्रेट करके यहाँ इसको डैमेज करके, अब ये जो अंदर जो डीएनए है वो चाहे न्यूक्लियस के अंदर में हो चाहे जैसे भी हो, जैसे बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जहाँ पर भी हो वहाँ तक पहुँच सके। पहले आप इसी को डाइजेस्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो इसी को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेल लेयर है, आप डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका लाइसोजाइम यूज़ किया जाता है, ये एंजाइम है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया की जो लेयर है उसको ख़त्म करेगा, किल करेगा, और डाइजेशन के बाद उसमें जब न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो न्यूक्लियोइड रीजन होता है, आपको पता होगा। तो वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके वो बात की चीज़ है, लेकिन पहले हम इसके सेल की लेयर को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज क्या होता है? सेल्यूलेज होता है प्लांट सेल के लिए। इसमें जो प्लांट का जो सेल वॉल है, जैसे ये सेल वॉल लेयर है, मान के चलो ये सेल वॉल लेयर है, अब आप इससे पहले नहीं हटाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन कैसे डाइजेस्ट होगी? तो इसके लिए आपको क्या यूज होता है? सेल्यूलेज। सेल्यूलोज से ही नाम से ही है, डिराइव्ड है, आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा याद रखने में। सेल्यूलेज का यूज़ करके हम उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं और फिर अंदर अपने हिसाब से भी एंटर करेंगे, ठीक है। आप बताए काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है फंगाई के लिए। जो फंगाई के, जो आपको पता होगा, हेमीसेल्यूलोज बोला जाता है उसे। काइटिन जो उससे बना रहता है, उसकी पूरी बॉडी जो काइटिन से बनी होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, काइटिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसके डीएनए को आइसोलेट कर सकें।
अब हमने सेल को रप्चर कर लिया है, सेल वॉल और सेल लेयर इनको रप्चर कर दिया है। अब हम अंदर एंटर करेंगे। जब सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसमें उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। तो आरएनए को भी डाइजेस्ट करना होगा। हमें खाली चाहिए डीएनए, हमें आरएनए भी नहीं चाहिए। हमें आरएनए भी नहीं चाहिए। अगर आरएनए चाहिए होता तो हम बाकी सबको डाइजेस्ट कर देते। डीएनएज की वजह हेल्प से डीएनएज और डीएनए इन दोनों में अंदर समझो बच्चों। डीएनएज ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा और ये डीएनएज ये क्या है, ये डीएनए का प्लूरल फॉर्म है। यहाँ एक से ज़्यादा डीएनए हो सकते हैं और ये डीएनएज क्या है, ये एंजाइम है जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आरएन राइबोन्यूक्लियस जो है, राइबोन्यूक्लियस क्या यूज़ करेगा, मतलब किस में यूज़ करेंगे हम इसे? हम इसमें आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब आता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीएज भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। धीरे 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 देखो आप स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर घुस रहे हैं और हर एक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी आपके सामने आते जा रहे हैं आप उसको, और वही लिपिड आएगा तो उसको लाइपेज, उनसे आप डाइजेस्ट करते चले जाएंगे। फिर आपके बाद क्या बचेगा, जब सब कुछ हो जाएगा लेकिन आप डीएनएज यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने डीएनएज यूज़ कर लिया तो काम वहीं पर ख़त्म है। ठीक है, मैंने अभी यही इसलिए बताया था। तो जब इतना सब कुछ हो चुका है तो अब सेल में बचा ही क्या है? आपने हर एक मैक्रोमोलिक्यूल को टारगेट करके ख़त्म कर दिया, लेकिन एक क्या बचा छोड़ दिया है, आपने खाली डीएनए को छोड़ दिया। तो डीएनए के लिए अब आप क्या करेंगे कि जब इतने होने के बाद फाइनली जब एक्सट्रैक्शन की बारी आती है कि डीएनए अब आइसोलेट होने ही वाला है इतने मटेरियल मिक्सचर में से, तो फिर आप क्या करेंगे? चिल्ड एल्कोहल का यूज़ करेंगे। आपको पता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए आपके 12th में प्रैक्टिकल भी है ये, और आपको बच्चों याद भी होगा क्लास में जब आप आए थे बोर्ड का भी प्रैक्टिकल हुआ था तो उसमें कराया गया था, आपने देखा भी होगा। स्पिनेक्स से हमने आइसोलेट किया हुआ था डीएनए, ठीक है, और वो अल्कोहल के अंदर रखा हुआ था। तो चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, मैंने यही सोचा कि बच्चों को जरूर बताऊं कि इथेनॉल ही क्यों यूज़ करते हैं और चिल्ड ही क्यों यूज़ करते हैं। चिल्ड इथेनॉल इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डीएनए के प्रेसिपिटेशन रेट को बढ़ा देता है। मतलब कि डीएनए बहुत इजीली, जल्दी से, एकदम क्विकली प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपके जो भी सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, आप उसे ग्राइंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसमें मतलब डीएनए के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसे आप हीट शॉक भी दे रहे हैं, गर्म भी कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें। लेकिन जब आप इथेनॉल यूज़ करते हैं, वो भी चिल्ड आइस के साथ में जब यूज़ करके, तब क्या होता है कि वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, और जब प्रेसिपिटेटेड जो प्योर डीएनए होता है, फाइन थ्रेड धागे के जैसा, वो आपको दिखाई दे जाता है, आप फिर उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा आपने ये जो प्रोसेस देखा, अब जाके आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ है बेटा। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो हमने 6 स्टेप पढ़े थे ना, उसमें एक जो आपका स्टेप है वो खत्म हो गया।